हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, फास्ट ट्रैक बैच में आज हम एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं बेटे। और आपने सारे बच्चों ने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 शुरू करके दे रहा हूँ। हमने पिछले वीडियोस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 उठाया था, आज हम 13 शुरू करेंगे। और 13 का टाइटल क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। हम इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग सीखेंगे। और अगर मैं इस चैप्टर को एग्जाम्स के हिसाब से रेटिंग दूं तो ये बेटे 5 स्टार रेटिंग चैप्टर है। 5 स्टार रेटिंग का मतलब समझते हो? मतलब पेपर में आना ही आना है, एमसीक्यू आ जाए, डिस्क्रिप्टिव आ जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, मुझे लगता है कि 10 से 15 नंबर, कभी कभी तो किसी किसी अटेम्प्ट में 25 नंबर तक टच किया है इसने, अकेले चैप्टर ने। इतना इंपॉर्टेंट है ये। और बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। हमने गलती नहीं करनी। हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, मैं जानता हूं। आपका टाइम बचाना है, मैं जानता हूं। मेरे ऊपर टाइम का भी प्रेशर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूं। इसमें ये वही नोट्स हैं जो मेरे रेगुलर बैच के हैं। मैंने नोट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। मैंने आपको टाइम बचा के दिया है सिर्फ लिखने में, कि आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि मेरी अकाउंट्स की क्लासेस में लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो मैंने क्या करा, अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी करानी है, कॉन्सेप्ट आपको पूरे बताने हैं, क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे आपको सॉल्व करके दूंगा, आपका लिखने में टाइम बचा के दूंगा। आपको नोटिंग वोटिंग कुछ नहीं करनी, बात को सुनते जाओ, समझते जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में आप क्वेश्चन ना करके आओ। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है, बात को ढंग से सुनना। बेटे फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक में अगर मैं आपका टाइम ही नहीं बचा पाया तो फिर फास्ट ट्रैक काहे का। तो रेगुलर बैच का 50% टाइम देना मैंने इसको, ताकि अगर कोई बच्चा रिपीटर है, उसने पिछली बार पेपर दिए थे, किसी और टीचर से पढ़ा था, वो नहीं पास हुआ, वो देखना चाहता है कि सर के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, मुझे उस बच्चे को भी ध्यान में रखना है। फास्ट ट्रैक बैच का पर्पज अलग है और रेगुलर बैच का पर्पज अलग है। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट अकाउंट, होल्डिंग कंपनी, अमेलगामेशन, ब्रांच, इनमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल और लेंथी चैप्टर्स हैं और मुझे फास्ट ट्रैक में पढ़ाने हैं। तो मैं क्वेश्चंस तो सारे कराऊंगा, बस लिखूंगा थोड़ा सा रफ में। आपको लिखना नहीं, आप अपनी क्लास बुक से चेक करते जाना कि हाँ सर ये फिगर्स मैच हो गए आपके। अंडरस्टैंडिंग कराना मेरा पर्पज है फास्ट ट्रैक के अंदर। और अगर मैं नोटिंग चक्कर में आ गया बेटे, फिर तो हमारा वो रेगुलर में और फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस होगा। ठीक, तो मैं इसमें शुरू करता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सारे बच्चों को पता है कि बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। मैं शेड्यूल 3 की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बैलेंस शीट की जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, एक ट्रेडर के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टी फॉर्मेट में बनाते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है। मैं कंपनी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नॉन कंपनी की। हम यहाँ पे दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट्स और फिर हम दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट्स, फिर आती हैं करंट एसेट्स, ये वगैरह हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे कैपिटल आ जाती है, यहाँ पे लोन्स आ जाते हैं, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस आ जाते हैं। एक बात तो तय है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को एसेट साइड में दिखाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग की बात करता है। तो एक बात तो पक्की है कि बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एसेट्स होते हैं आपके। और हम किसकी बैलेंस शीट में खड़े हैं? हम खड़े हैं इन्वेस्टर की बैलेंस शीट में, जो पैसा लगाता है। मेरे पास ट्यूशन फीस आई, ट्यूशन फीस बैंक में इकट्ठी हो गई। अब मेरे को लगा यार बैंक में पैसे पड़े हैं, मैं कहीं लगा देता हूं। तो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर ले लिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, मैंने थोड़ा सा गोल्ड लेके रख लिया, एफडी में डाल दिया, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको किराए पे चढ़ा दिया। पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं। मैं सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसके बुक्स पे लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टर के बुक्स पे लगता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा शेयर में, डिबेंचर में, एफडी में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज में, तो मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने लगा दिया। तो मैं अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करूंगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किस पे लगता है? सबके लिए मैंडेटरी है।
चाहे वो एसएमसी हो, नॉन एसएमसी हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कोई भी हो, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, मैंडेटरी एएस है। जो इन्होंने कह दिया आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ एक तरह की कंपनीज हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एग्जम्प्टेड है। अगर कोई कंपनी इंड एएस 109 लगा रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, अच्छा इंड एएस कंप्लायंस करने वाली कंपनी, इस पे 109 लगता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, वो 13 नहीं लगाते, वो 109 लगाते हैं, वो अलग चीज है बिल्कुल। बाकी हर इन्वेस्टर एएस के दायरे में आता है। तो डेफिनेशन ये बन के आती है कि इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स हेल्ड फॉर, क्यों रखे हैं आपने इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों रखते हैं, पैसा कमाने के लिए रखते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं हम लोग, पैसे से पैसा बनता ही है, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम, इन्वेस्टमेंट्स को रखा जाता है फॉर अर्निंग इनकम। इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम और फॉर एप्रिसिएशन। या तो आप इनकम कमाने के इरादे से इन्वेस्टमेंट रखोगे या कोई एप्रिसिएशन कमाने के लिए। बच्चा होगा कंफ्यूज, कहता सर हम तो सीए इंटर के बच्चे हैं, हमें क्या पता एएस की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज क्या है, इसको सिंपल करके बताओ। मैंने बोला बड़ी सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स हैं और कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो हम इनकम कमाना चाहते हैं और या फिर हम एप्रिसिएशन कमाना चाहते हैं। अब अगर आप इनकम कमाना चाहते हो तो पैसा इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। या तो इनकम आपको मिलेगी इंटरेस्ट के फॉर्म में, इंटरेस्ट इनकम, या फिर आपको इनकम मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड इनकम, या फिर आपको इनकम मिलेगी रेंटल के फॉर्म में, रेंटल इनकम। तो अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमाना चाहते हैं तो आप अपना पैसा एफडी में लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में एफडी करा दो। इन्वेस्टमेंट इन लोन्स, किसी को उधार दे दो उससे ब्याज आ जाएगा, किसी को लोन दे दो। तीसरा, पैसा डिबेंचर्स में लगा दो, कंपनीज के पास, कंपनीज मार्केट से पैसा उठाने के लिए डिबेंचर इश्यू करती है, डिबेंचर भी लोन है, कंपनी के लिए लोन है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ब्याज देगी हम लेंगे, कंपनी के लिए खर्चा हमारे लिए इनकम। या फिर आप बॉन्ड्स में लगा दो। अब आप सर बॉन्ड्स, कई बच्चे जब पूछना चाहते हैं सर डिबेंचर और बॉन्ड में क्या फर्क है। बॉन्ड गवर्नमेंट इश्यू करती है, डिबेंचर एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी इश्यू करती है। मान लो प्रवीण जिंदल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं अगर कोई मार्केट से लोन उठाना चाहता हूं तो मैं डिबेंचर इश्यू कर सकता हूं, लेकिन अगर सरकारी कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना वो बॉन्ड्स के थ्रू उठाएंगे। बॉन्ड सरकारी शब्द है, गवर्नमेंट, बॉन्ड ज्यादा सेफ होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि जब रिस्क कम होगा तो सरकार पैसे भी कम देती है। नेशनल हाईवे वाले बॉन्ड निकालते हैं 5% का ब्याज का रेट है, और अगर आप क्या मठूट फाइनेंस वगैरह कंपनीज को देखोगे, इनके डिबेंचर आपको 9-9%, 10-10% पे मिल जाएंगे। तो आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग इनकम फ्लक्चुएट करती रहती है। मैं रेट की बात ही नहीं कर रहा, मैं क्यों बताऊं यहां लगाओ वहां लगाओ, मैं तो आपको बता रहा हूं ब्याज कमाना है तो ये तरीके हैं, एफडी में लगा दो, लोन दे दो किसी को, आप डिबेंचर ले लो, बॉन्ड्स में लगा दो, ब्याज आ जाएगा आपको। अगर आप डिविडेंड इनकम कमाना चाहते हैं तो पैसा आपको शेयर्स में लगाना पड़ेगा, या तो इक्विटी शेयर्स में लगाएंगे या प्रेफरेंस शेयर्स में लगाएंगे। डिविडेंड तो दोनों तरह के, तो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर ले लो, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर ले लो, आपकी चॉइस है। जब शेयर ले लोगे वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वो डिविडेंड बांटेगी, आपको मिल जाएगा। ब्याज कमाना है, ब्याज कमाना है तो अलग इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड कमाना है तो अलग इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने लगा दिया, वहां से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। रेंटल इनकम कमानी है, पैसा प्रॉपर्टीज में लगा दो। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। आप एक बिल्डिंग खरीदो, उसको किराए पे चढ़ा दो, आपको रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल। तो जिंदल सर ये जो आप बता रहे हो, क्या हमें
इनकी अकाउंटिंग ये सब सीखना पड़ेगा, यही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, मैं आपको इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स उसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स उसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज ये आईसीआई ने डिस्कस नहीं कर रखे क्वेश्चंस, बस कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल। इसके भी क्वेश्चंस हैं, इसके भी क्वेश्चंस हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस नहीं है स्टडी मैट में, बस कॉन्सेप्ट है कि ब्याज कमाना, रेंटल कमाना है तो प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है जी। पर मैं फिर भी आपको एंट्रीज वेंट्रीज बता दूंगा सारी। अच्छा सर, ये एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कोई लैंड परचेज कर लो रियल एस्टेट में, पता लग गया जी यहाँ एयरपोर्ट पास होने वाला है, एयरपोर्ट के आसपास की लैंड ले लो, रेट बढ़ जाएंगे। हाईवे पास हो गया जी, हाईवे के आसपास की लैंड ले लो, रेट बढ़ जाएंगे। पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सरकारी प्लान के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ये पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, इनको सरकारी नीतियों का पता होता है पहले से कि यहाँ पे हाईवे बनेगा, यहाँ पे पुल बनेगा, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, अपने जानकारों के थ्रू लैंड बैंक पहले ही परचेज कर लेते हैं सारा। सरकारी तंत्र में यही तो प्रॉब्लम है सर, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में, चलता है सर, हर जगह चलता है। तो एप्रिसिएशन कमाना है तो गोल्ड सिल्वर और ये वगैरह परचेज कर लो, ये सारे क्या है इन्वेस्टमेंट से। तो इनकी अकाउंटिंग कौन बता रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। मेरे पास एफडी है, मैं एएस 13 पढ़ूंगा, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास किसी कंपनी के डिबेंचर है, शेयर है, कोई गोल्ड है, सिल्वर है, तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के लिए मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के गाइडलाइंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हर इन्वेस्टर पे लगता है, बस जो इंडियास फॉलो कर रहा है उस पर नहीं लगता। और इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से स्टूडेंट्स के लिए दो तरह के क्वेश्चंस बना रखे हैं। एक तो इंस्टीट्यूट कहता है जी आप ये डिबेंचर वाले क्वेश्चन समझ के आओ, और एक ये शेयर्स वाले क्वेश्चन समझ के आओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे 1 से लेके 50, 55, 60 जितने क्वेश्चन हमारी बुक में है, आईसीआई के, स्टडी मैट के, पास्ट एग्जाम के, आरटीपी के, एमटीपी के, सब शेयर और डिबेंचर पे है। गोल्ड सिल्वर पे कोई क्वेश्चन नहीं है एक आधा क्वेश्चन है गोल्ड सिल्वर पे वैल्यूएशन के लिए, वो हम देख लेंगे, और ये प्रॉपर्टीज वगैरह पे क्वेश्चंस नहीं है। मतलब जिस गहराई में शेयर और डिबेंचर को डिस्कस किया गया है, उस गहराई से इन कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने डिस्कस नहीं करा। कोई बात नहीं, जब आएंगे तब देख लेंगे। अभी आप लॉजिक पे काम करो कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। ये देखो, मैंने खोली पिटारी नोट्स की, लिखने का काम आपका बचेगा। हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग नोट किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स हेल्ड फॉर इनकम एप्रिसिएशन, ब्याज कमा सकते हैं, डिविडेंड कमा सकते हैं, रेंटल कमा सकते हैं। इसके लिए बॉन्ड, डिबेंचर, एफडी वगैरह आप रख सकते हैं। डिविडेंड के लिए आप शेयर रख सकते हैं, रेंटल के लिए प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, एप्रिसिएशन के लिए गोल्ड सिल्वर रियल एस्टेट कहीं भी लगा सकते हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट के फॉर्म है। फिर एक नोट मैंने स्पेशली लिखवाया, इन स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई, आपके आईसीआई की स्टडी मैट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, लिखवाया भी हुआ है कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड को बहुत गहराई से डिस्कस किया हुआ है, हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक बैच है तो क्या हुआ, फास्ट ट्रैक का मतलब ये थोड़ा ना कि घास काट दूंगा, कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, कि बच्चा ब्लेम नहीं कर सकता, बच्चे को पता ही है कि फास्ट ट्रैक ले रहा हूं, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट पूरे करा रहा हूं आपको। पढ़ाते वक्त वो टीचर वाली आत्मा तो जागनी है। कैमरा बंद, स्टूडेंट गए, उसके बाद सीए जाग जाता है, फिर आते दिमाग में बातें पैसे को लेके। लेकिन जब तक कैमरा ऑन है और मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तब दुनिया की कोई चीज मेरे को इफेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ टीचिंग। तब होता है बच्चे को पढ़ाना है। कोई चीज इस वक्त मेरे दिमाग में शून्य है, बिल्कुल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 चल रहा है कि बच्चे को सब बता के जाना है, ये चीज है। चलिए आगे, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद में आ गया क्लासिफिकेशन पे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे सोच रहे हैं सर अभी तो बताया था आपने शेयर, डिबेंचर, गोल्ड। नहीं 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 नहीं, क्लासिफिकेशन का मतलब है बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इन्वेस्टमेंट्स कितने प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं बैलेंस शीट बनाते वक्त? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, या तो आपके इन्वेस्टमेंट होंगे शॉर्ट टर्म और या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को हम कह देते हैं टेम्परेरी भी, और लॉन्ग टर्म को हम कह देते हैं परमानेंट। जिंदल सर ये क्या चीज है, मैं बताता हूं। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप अपनी बैलेंस शीट में दिखोगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर। तो आपका ऑडिटर आपसे पूछेगा कि ये जो शेयर आपने खरीदे हैं ये बेचने कब हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर है, चाहे वो डिबेंचर है, चाहे वो बॉन्ड है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो रियल एस्टेट है, कुछ भी है, ऑडिटर एक चीज पूछेगा कि ये आपने खरीद तो ली है, बेचोगे कब। तो अगर कोई इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को विद इन 12 मंथ्स, जिस दिन मैंने उसको खरीदा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, परचेज करने की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर मैं उसको सेल कर दूंगा। इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, मैंने आज खरीदी है और मैं आने वाले 12 महीने में इसको निकाल दूंगा। तो if any investment is expected to be sold within a period of 12 months from the date of its acquisition, हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड है आफ्टर 12 मंथ्स, मैंने परचेज तो कर ली, मैं बेचूंगा नहीं, मैं इसको लंबे टाइम तक रखूंगा। जैसे आमतौर पे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर कहता है भाई 5 साल वेट करोगे तभी एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। म्यूचुअल फंड ओवर द नाइट नहीं बढ़ते, टाइम लगता है इन चीजों में। क्योंकि कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। तो आपको पता है कि 5-4 साल तो पैसा लगा के रखना ही पड़ेगा, तभी बेनिफिट मिलेगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के बाद बेचेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, आज मैंने खरीदा है, ये मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन है। मान लो मैंने खरीदा है 1/4 को, साल के पहले दिन ही इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसके 12 महीने 31 मार्च, अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले बेच दूंगा तो वो शॉर्ट टर्म है, और अगर मैं उसको 31 मार्च के बाद बेचूंगा तो वो लॉन्ग टर्म है। विद इन 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स, खरीदने की डेट के 12 महीने बाद। बच्चा सोचने लग गया कि सर पहले तो आपने ये बताया शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं, गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, अब आप ये 12 महीने वाला क्राइटेरिया बता रहे हो कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने के अंदर अंदर बेचने की इंटेंशन है। जिंदल सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट 12 महीने में बेचने के इरादे से ली हो और बाद में सोचा हो बाद में बेचूंगा, मेरी इंटेंशन बदल गई, हो सकता है। तो उसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, क्लासिफिकेशन। जब मैंने खरीदा तब मैं क्या सोच रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, और अगर बाद में इंटेंशन चेंज होगी, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म, मार्केट में ट्रेंड चेंज होता रहता है। मैं सोच रहा था अच्छा रिटर्न देगा, लॉन्ग टर्म रखूंगा, पता लगा नहीं यार निकलो बेकार इन्वेस्टमेंट है। तो इंटेंशन चेंज हो सकती है, तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, रिक्लासिफिकेशन कहते हैं उसको, कैटेगरी चेंज करना, कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पहली स्टेज पे खड़े हैं। मैंने अभी इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो मैं उसको डिसाइड कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आने वाले 12 महीने में बिक जाएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचूंगा तो लॉन्ग टर्म। बच्चे के दिमाग में एक डाउट चल रहा है, मुझे पता है, सर क्यों कर रहे हो क्लासिफिकेशन, क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको? तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके पीछे का रीजन है वैल्यूएशन। क्या रीजन है? वैल्यूएशन। बैलेंस शीट डेट को जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको टेस्ट पास करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं है। क्या मतलब? अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई करते हो कि जी मैं तो आने वाले 12 महीने में बेचूंगा,
और वो आपके पास बैलेंस शीट डेट को पड़ी है, शॉर्ट टर्म है, तो AS13 ये कहता है भाई इसकी वैल्यूएशन करो, इसका टेस्ट चेक करो। मैंने बोला क्या कहना चाहते हो? कहते हैं प्रिंसिपल है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस अगर आपको कोई लॉस नजर आ रहा है तो उसका प्रोविजन बना लो। आपने AS2 पढ़ा है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपको आती है, उसमें था कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और इसमें है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री भी बेचने के लिए रखी हुई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बेचने के लिए रखे हुए हैं। तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस अगर कोई लॉस नजर आ रहा है आपको तो इसकी वैल्यूएशन टेस्ट करो। मैंने बोला जी कॉस्ट है 10,000, मार्केट वैल्यू है 8,000, तो लोअर क्या है 8,000, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो 10,000 लगाए, मार्केट वैल्यू 8,000 है, अभी नियर फ्यूचर में बिक ही जाएगा तो 8 ही मिलेंगे, तो 2,000 का लॉस आपको नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू डाउन है, तो आपको 2,000 का लॉस एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस अपनी बुक्स में प्रोवाइड कर देना चाहिए। और इसके लिए पहली एंट्री डलेगी वैल्यूएशन लॉस 2,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट। एक तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करूंगा और ये लॉस मेरा P&L में चला जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन लॉस 2,000 रुपए, जैसे इन्वेंट्री में डालते थे वैसे इसमें डालना पड़ेगा। और बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए नहीं आएगी, 8,000 रुपए आएगी, और ये दो एंट्रीज आपको डालनी पड़ेंगी। नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट है P&L टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम करके जो लॉस आया आपका वो P&L में डाल दो। लेकिन दूसरा केस, कॉस्ट आपकी 10,000 है, मार्केट वैल्यू इसकी 12,000 है, तो विच एवर इज लोअर लेना है, तो लोअर आएगा 10,000, विच एवर इज हायर नहीं लेना। इन्वेंट्री में भी बताया था, वही बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड गेन को बुक नहीं कर सकते। अगर 10 की इन्वेस्टमेंट 12 की हो गई है तो आपको 2,000 का गेन नजर आ रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड गेन है, इसको प्रूडेंस कहता है इग्नोर करो। लॉस है तो प्रोवाइड करो, एक्सपेक्टेड इनकम नहीं आ सकती, जब बेचेंगे तब देखेंगे, तब गेन रिकॉर्ड कर लेना। तब क्या होगा, तब ये कोई एंट्री पास नहीं होगी और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे आती रहेगी। यानी हम ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो नियर फ्यूचर में बिकने वाले हैं, आने वाले 12 महीने में बिकने वाले हैं, वो लॉस तो नहीं दे रहे, और अगर लॉस दे रहे हैं तो प्रोविजन बनाओ उसका। इन्वेस्टमेंट को कम करो और P&L को कम करो अपना। आपको पता ही है कि लॉस आने वाला है, तो उसको डरना क्या है, अभी फेस कर लो उसको आप। तो अगर आप मुझे बताओ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को क्लासिफाई नहीं करोगे तो वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो वैल्यूएशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। फिर बच्चा कहता है सर लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन नहीं होती क्या? नहीं होती, सिंपली एट कॉस्ट, एट कॉस्ट ओनली। पूछा जी क्यों? कहते जिस इन्वेस्टमेंट को बेचना ही नहीं अभी, नियर फ्यूचर में, उसका मार्केट प्राइस क्यों चेक करेंगे? जिसको नियर फ्यूचर में बेचना है उसका तो मार्केट प्राइस चेक करके वैल्यूएशन कर लो। लॉन्ग टर्म को जब बेचना ही नहीं तो मैं मार्केट प्राइस क्यों चेक करूं? कोई इन्वेस्टमेंट मैंने 10 साल के लिए की है, 10 साल में पता नहीं कितने फ्लक्चुएशन आएंगे, तो पड़ा रहने दो कॉस्ट पे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे आते हैं, नो वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सर। किसमें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स में एक एक्सेप्शन है। एक ऐसा केस बताया गया है जिसमें कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, इसमें भी काम करेगा। हो सकता है आपको वैल्यूएशन करनी पड़े, प्राइमा फेसी इसकी वैल्यूएशन मना की हुई है, सीधी कॉस्ट पे दिखाओ। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन हो सकती है, और वो क्या है? परमानेंट डिक्लाइन। परमानेंट डिक्लाइन। सर ये क्या चीज है? बताता हूं। एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, इन्होंने टाटा पावर के शेयर ले लिए और इंटेंशन है 5 साल की कि मैं तो 5 साल बाद बेचूंगा जब बढ़ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वैल्यूएशन करनी नहीं है, इसकी कॉस्ट चल रही है 10,000 रुपये। क्यों? इन्होंने 50 शेयर खरीदे थे और 200 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। 50 शेयर खरीदे हैं 200 रुपए के हिसाब से, 10,000 रुपए लगा दिए। हुआ क्या?
आफ्टर 2 years, 2 साल बाद ये जो टाटा पावर है, वैसे तो टाटा ग्रुप बहुत साउंड ग्रुप है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं छोड़ो यार, हमें कोई बात है, हमें कोई वायरल ना हो जाए कहीं, हम इसका नाम रख लेते हैं XYZ पावर। 2 साल बाद XYZ जो पावर है ये बैंकरप्ट हो गया जी, और मार्केट में न्यूज आने लग गई कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो तो जी 40 रुपए का रह गया। अगर किसी कंपनी के लिक्विडेशन को लेके, बैंकरप्सी को लेके मार्केट में न्यूज हो, जो शेयर 200 रुपए में खरीदा था 40 रुपए पे आ गया, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी रिकवर कर जाएगी? प्राइस का गिरना और बढ़ना, गिरना और बढ़ना। अदानी के बारे में कोई न्यूज आई, प्राइस गिर गया, लेकिन अदानी ने फिर रिकवर कर लिया। क्यों? बिजनेस में लॉस नहीं था, हवाबाजी थी। यहां तो बैंकरप्सी की बातें चल रही है कि कंपनी डूब गई, आपने पैसा लगाया डूब गया, तो ये तो परमानेंट डिक्लाइन है, ये कंपनी रिकवर हो ही नहीं सकती। तो जो कंपनी डूब रही है आप उसको अभी भी कॉस्ट पे लेके बैठे हो, तो गलत बात है ना। 40 रुपए का शेयर है, 50 शेयर है, 2000 रुपए का रह गया, 50 into 40। तो आप अपनी बैलेंस शीट में 10,000 की इन्वेस्टमेंट कैसे दिखा सकते हो जब उसकी मार्केट वैल्यू 2000 की है? और ये कंपनी रिवाइव भी नहीं करेगी क्योंकि परमानेंट डिक्लाइन है, डूब गई कंपनी। आपकी इंटेंशन क्या करेगी 5 साल की? तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आपने लॉन्ग टर्म के इरादे से रखा था, लेकिन आपको लगता है यार ये तो डूब गए पैसे, तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिक्लाइन। उस केस में 10,000 और 2,000 विच एवर इज लोअर, 2,000 8,000 का लॉस P&L में डाल दो। रेयर सिचुएशन है ये। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमेशा कॉस्ट पे आते हैं, लेकिन रेयरली हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, उस केस में आप वैल्यूएशन कर सकते हो, ये हमें AS ने बोला हुआ। तो शॉर्ट टर्म की वैल्यूएशन तो हर साल ही होनी है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, सोच रहे हैं कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म की रेयरेस्ट है, जब क्वेश्चन बताएगा तब कर लेंगे, नहीं तो कॉस्ट पे पड़ा रहेगा। लेकिन मुझे 2 बातें अभी भी बतानी है, अभी बात खत्म नहीं हुई। पहली बात, स्टूडेंट कहता है मुझे, जिंदल सर हमने एग्जाम में क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, हम क्या करें बताओ? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं मिला आपको कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, क्या करें? क्योंकि दोनों की वैल्यूएशन अलग अलग है, क्वेश्चन बता नहीं रहा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अब वैल्यूएशन पेपर में करके आए कि ना करके आए, तो इसका जवाब ये है, हमेशा शॉर्ट टर्म अज्यूम करके आओ। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। अगर आपने लॉन्ग टर्म अज्यूम किया, आप उसकी वैल्यूएशन नहीं करोगे, एक वर्किंग नोट पेपर में कम हो जाएगा, वो नंबर काट लेगा। जब आप शॉर्ट टर्म अज्यूम करोगे, एक वर्किंग नोट वैल्यूएशन का बना के दोगे, तो आंसर कंप्लीट दिखता है उससे कि बच्चे ने शॉर्टकट नहीं मारा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए और नेचर आपको ना बताई हो, हमेशा शॉर्ट टर्म अज्यूम करना। शॉर्ट टर्म में क्या है ना, वैल्यूएशन का वर्किंग नोट बनने से आंसर कंप्लीट नजर आता है। एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं। ये जो शॉर्ट टर्म है, इसके लिए मैंने आपको बोला 12 मंथ्स विद इन। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आने वाले 12 महीने में बिक जाएगी, वो शॉर्ट टर्म है, ये बात पक्की है। लेकिन ये बात अभी अधूरी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 12 महीने के अंदर अंदर बिकने वाली कंडीशन है, लेकिन ये बात अधूरी है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और भी है कि ये इट शुड बी रेडिली अवेलेबल फॉर सेल, या हम कह देते हैं इट शुड बी रेडिली रियलाइजेबल। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, बताता हूं ना, सुनो। आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर ले लिए, वो कंपनी आपके किसी दोस्त की थी, अनलिस्टेड है, कोई जानता नहीं उसको। अनलिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, आपने उसके शेयर ले लिए, बताओ उसको बेचोगे कैसे? और आप कह रहे हो जी मैं तो 12 महीने के लिए खरीदे हैं, बेच के निकल जाऊंगा। अरे जो चीज मार्केट में ट्रेड, मान लो मेरी कंपनी है प्रवीण जिंदल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, मैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हूं, किसी ने मेरी कंपनी के शेयर ले लिए, अब बताओ वो किसको बेचेगा? फंस गया वो। रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदोगे, हाथों हाथ बिक जाएंगे,
टाटा के शेयर खरीदोगे, क्यों? प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट का, बाइंग सेलिंग चलती रहती है वहां पे। तो जिस चीज के लिए मार्केट अवेलेबल है, गोल्ड है, गोल्ड रेडिली अवेलेबल है, अभी जाओ मार्केट में बेच के आ जाओ। तो आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो 12 महीने के अंदर तो तभी बिकेगी ना जब वो बिकने लायक होगी। तो इन्वेस्टमेंट रेडिली रियलाइजेबल होनी चाहिए, मतलब उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए उसको बेचने का, वो ट्रेडेबल होनी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट जिसका कोई ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, उसको शॉर्ट टर्म कहोगे तो भी ऑडिटर नहीं मानेगा, वो कहेगा कैसे बेचोगे, तूने ले लिए प्रवीण जिंदल के शेयर, और कौन खरीदेगा? हाँ, ये बंदा ढूंढना पड़ेगा कोई खरीदेगा तो। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो सेल परचेज रेगुलर होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म बोलेगा, कोई मानेगा नहीं। शॉर्ट टर्म के साथ साथ वो सेलेबल भी होनी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है और वो सेलेबल नहीं है, ऑडिटर को डाउट हो जाए कि यार ये बिकेगा कैसे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अगर वो बिकेगा ही नहीं तो 12 महीने अपने आप ही क्रॉस हो जाएंगे और वो अपने आप ही लॉन्ग टर्म बन जाएगा, तो फिर आप उसको लॉन्ग टर्म शुरू में मान लो, पंगे क्यों ले रहे हो? ये पॉइंट है। तो रेडिली रियलाइजेबल होना चाहिए, ट्रेडेबल होना चाहिए, 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाएगा। आप 12 महीने के अंदर अंदर बेचना चाहते हो और वो बिक जाएगा तो वो शॉर्ट टर्म है। क्वेश्चन साइलेंट है तो भी मैं शॉर्ट टर्म ही मानूंगा। शॉर्ट टर्म की वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, डिक्लाइन आएगा चल पी एंडल, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे पी एंडल कम करेंगे, विच एवर इज हायर नहीं लेना, विच एवर इज लोअर लेना है। लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन कॉस्ट पे हमेशा, बेचना नहीं, प्राइस भी चेक नहीं करना। लेकिन अगर कोई रेयर सिचुएशन हो जाए, पैसा डूब गया आपका, तो आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको अभी 3 चीजें बताई हैं मेरे बच्चे। क्लासिफिकेशन 2 तरह का, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। रीजन बताया कि मुझे वैल्यूएशन करनी है इसलिए मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदल सर आप ये कहना चाहते हो कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हम इसमें लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, हम इसमें भी लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर यहां भी आ सकता है, इक्विटी शेयर यहां भी आ सकता है। हाँ भाई हाँ, अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर आने वाले 12 महीने में बेचने हैं और वो रेडिली रियलाइजेबल हैं तो वो शॉर्ट टर्म में दिखेंगे। अच्छा अच्छा, अगर किसी शेयर को होल्ड करके रखूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ये लो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, मान लो मैंने लिखा यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये इसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज हैं, किसके शेयर्स हैं, किसके डिबेंचर्स हैं, किसके बॉन्ड्स हैं, सारे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर मैं एक हेडिंग बनाऊंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर इसमें दिखाऊंगा कि कौन से शेयर मैं अभी बेचूंगा, कौन से डिबेंचर्स में बेचूंगा, कौन से बॉन्ड्स। तो ये सब कैटेगरीज हैं, ये वाली शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, एफडी, ये सब कैटेगरीज हैं। ये लॉन्ग टर्म में भी दिख सकती हैं, शॉर्ट टर्म में भी दिख सकती हैं, जैसी आपकी इंटेंशन है। अगर मैं किसी शेयर को अभी बेचना चाहता हूं तो वो शॉर्ट टर्म की हेडिंग में दिखेगा, बाद में बेचूंगा लॉन्ग टर्म की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेन मुद्दा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का है, शेयर डिबेंचर का नहीं है। शेयर डिबेंचर तो आपकी सब कैटेगरीज हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ टाटा लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदानी लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ गोदरेज शॉर्ट टर्म। आप बताओगे ऑडिटर को क्या सपने आ रहे हैं? ऑडिटर अपने क्लाइंट से पूछता है, हाँ भाई क्या करना है, कब बेचेगा? वही मैं इसको बाद में बेचूंगा, इसको अभी बेचूंगा, इसको बाद में बेचूंगा, इसको अभी बेचूंगा। कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बांट के उसमें सब कैटेगराइज कर देते हैं। हम क्लाइंट से पूछेंगे, वो बताता जाएगा। ये पूरा खेल है। जिंदल सर क्या अकाउंटिंग हो गई? अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी तो मैं आपको नेचर बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, सब कैटेगरीज क्या होती हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो बताया आपको। ये देखो ना, अभी तो शुरू भी नहीं किया बेटे। ये हमारा क्लासिफिकेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फेमस टर्म्स हैं, टेम्परेरी और परमानेंट भी चलते हैं।
करंट और नॉन करंट भी चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं? इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट क्या है? विद इन 12 मंथ्स का, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं? If any investment is expected to be sold after 12 months from the date of its acquisition, it should be classified under head of after 12 months. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया। फिर एक नोट लिखवाया, वन मोर कंडीशन ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एक ही कंडीशन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 13 एन इन्वेस्टमेंट शुड बी रेडिली रियलाइजेबल इन एडिशन टू expected disposal within 12 months। ये सेलेबल होनी चाहिए। if it is not readily realizable then it will be classified under long term investment। even if इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए ट्रेडेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप बेचना चाहते हैं, बिकेगा ही नहीं, ये पॉइंट है इसके अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि सब कैटेगरीज क्या होती हैं। सब कैटेगरीज शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये देखो ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3, सब क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? पहले हम क्लासिफाई करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये 12 महीने वाली, ये बाद वाली, ये 12 वाली, ये बाद वाली। फिर हम कैटेगरीज बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये शेयर इधर आएगा, ये शेयर इधर आएगा, ये डिबेंचर इधर आएगा, ये डिबेंचर, टाइम बेसिस पे। तो कोई भी शेयर, कोई भी डिबेंचर, कोई भी बॉन्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में भी आ सकती है, लॉन्ग टर्म में भी आ सकती है। इन्वेस्टर की होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक होल्ड करेगा। ये इसकी कैटेगरीज हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर आपकी एफडी 12 महीने के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएगी तो शॉर्ट टर्म है। अगर आपकी एफडी आपने 18 महीने, 16 महीने, 20 महीने, 24 महीने, 36 महीने की कराई है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में दिखेगी टाइम के हिसाब से। तो बैलेंस शीट में 2 कैटेगरीज बनती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके अंदर हम क्लासिफाई कर देते हैं। ये लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन इट कैन बी सेड दैट ईच इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। हर इन्वेस्टमेंट का अपना हिसाब है, हर इन्वेस्टमेंट का अपना हिसाब है, हमें पता लग गया इस बात का। हर इन्वेस्टमेंट को अलग से डील करना पड़ेगा। आप एक ही कॉन्सेप्ट सबके ऊपर नहीं लगा सकते। शेयर और डिबेंचर अलग अलग हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अलग अलग हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे, डरते थोड़ा ना, हम सीख लेंगे आगे। ये देखो, फिर इसके बाद वैल्यूएशन आ गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कब करते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन डेली करते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। वैल्यूएशन प्रिंसिपल काम करता है सिर्फ बैलेंस शीट डेट को। अगर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, वैल्यूएशन की कोई नीड नहीं है। तो ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का रूल है। ये देखो, वैल्यूएशन इज डन एट बैलेंस शीट डेट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। वैल्यूएशन कर रहे हैं बैलेंस शीट पर्पस के लिए। मार्केट में डेली फ्लक्चुएशन आता है, शेयर का रेट रोज बदलता है, तो रोज थोड़ा ना रिकॉर्ड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तब देख लूंगा कितने का है, और वो भी कब? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की वैल्यूएशन है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा, एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। और इसका क्या रूल है? एट कॉस्ट ओनली। एक्सेप्शन क्या है? परमानेंट डिक्लाइन, आपको मैं बता के आया हूं। अच्छा, विच एवर इज लोअर, इफ मार्केट वैल्यू बिकम्स लेस देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देन, अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो हम लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे, और लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे तो 2 एंट्रीज पास करेंगे। कौन कौन सी 2 एंट्रीज हैं? वैल्यूएशन लॉस टू इन्वेस्टमेंट, P&L टू वैल्यूएशन लॉस। और अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो P&L टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया। एक और नोट लिखवा रखा है, अगर आपके क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं बता रहा कि इन्वेस्टमेंट की नेचर क्या है, तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट, हम अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, और उसकी वैल्यूएशन के लिए एक नोट बना के दिखाएंगे। मतलब हम काम चोरी नहीं करेंगे, हम वर्किंग नोट काटेंगे नहीं, हम काम चोरी नहीं करेंगे, पूरा काम करके आएंगे। शॉर्ट टर्म मान के वैल्यूएशन का नोट बना के दो। ये मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट करा दिए। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, सब कैटेगरीज छोड़ो वो तो बेकार की बात है,
और वैल्यूएशन रूल हो गया। वैल्यूएशन रूल का पर्पस बता दिया आपको, वही इन्वेंट्री वाला काम है एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। विच एवर इज हायर नहीं लेना, विच एवर इज लोअर लेना है। मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं, 4 कॉन्सेप्ट हो गए हैं। फिर मैं आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज है? यहां से तो ए स्टार्ट होता है। अच्छा, हमारे स्टडी मटेरियल में शेयर और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मतलब बॉन्ड्स, इन दोनों पे डिटेल में चर्चा की हुई है। तो मैं क्लास में अभी जो भी बोलूंगा, जो भी करवाऊंगा, वो सिर्फ शेयर्स पे होगा। मैं आपको पहले शेयर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, इसका यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। जब शेयर पे चर्चा खत्म हो जाएगी, फिर मैं डिबेंचर और बॉन्ड को शुरू करूंगा। मैं फिर आपको दोबारा से सारी बातें बताऊंगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, मेरा जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, जो बात करता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे निकाले। मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे कितने पैसे लग गए, मैं कितने में उसको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। कॉस्ट किसको कहते हैं? तो अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, मैं आने वाली कुछ क्लासेस में सिर्फ शेयर पे बात करूंगा। जब तक मेरी शेयर्स पे बात खत्म नहीं होगी, मैं डिबेंचर शुरू नहीं करूंगा। मिक्सअप मत करना, माइंड बिल्कुल क्लियर कर लो कि मैं शेयर्स की बात करने जा रहा हूं। जो बोलूंगा शेयर से रिलेटेड बोलूंगा। जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बना के दिखाऊंगा वो शेयर्स का होगा। शेयर का कॉन्सेप्ट अलग है, डिबेंचर का अलग है। तो पहले शेयर को समझेंगे, फिर डिबेंचर को समझेंगे। मिक्सअप कर दिया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एक माइंडसेट की क्लैरिटी पहले कर लो कि जिंदल सर क्लास में शेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे निकलती है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बात कहता है, जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदने जाएंगे, किसी कंपनी के शेयर ले लिया आपने, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा परचेज प्राइस। कितने नंबर शेयर लिए हैं आपने और किस रेट पे लिए हैं, उसको बोलते हैं परचेज प्राइस। 200 शेयर खरीदे, 200 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए। कितने शेयर्स और किस रेट पे? शेयर्स के नंबर तो होंगे, 150 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, और किस रेट पे? रेट स्टॉक मार्केट में चल ही रहा होता है। सबसे पहले परचेज प्राइस लिखो, ठीक है। फिर आप इसमें ऐड करो ब्रोकरेज और कमीशन। आजकल बहुत सारे ऐप 0 ब्रोकरेज पे शेयर खरीदवा के दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने ब्रोकरेज पे की है, कमीशन पे किया है शेयर एक्वायर करने के टाइम, आपको वो ब्रोकरेज इसकी कॉस्ट में ऐड करनी चाहिए। ये पैसा हमने वेंडर को दिया है, सेलर को दिया है, जिसने शेयर बेचे, ये ब्रोकर ले गया। स्टैंप ड्यूटी, जब 2 लोग आपस में सेल परचेज करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, आधा %, 1% जो भी होगी। अच्छा, एसटीटी ये भी लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदेंगे तो आपको एसटीटी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर दे रखा हो पेपर में तो। एनी अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू एक्विजिशन। अच्छा, जिंदल सर आप ये कहना चाहते हो कि जब हम शेयर्स मार्केट से खरीदते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट मार्केट से खरीदते हैं, तो सिर्फ उसका परचेज प्राइस नहीं आता, रिलेटेड एक्सपेंसेस भी लेते हैं। तो आपको मटेरियल में भी तो बताया था कि जब आप रॉ मटेरियल लेते हो तो रॉ मटेरियल के टाइम पे परचेज प्राइस तो वेंडर को दे देते हैं, फिर उस पर जीएसटी आता है। अगर रिफंडेबल होगा तो नहीं लेंगे, नॉन रिफंडेबल होगा तो लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, लोडिंग अनलोडिंग लेंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस लेंगे, तो वहां भी खर्चे लेते हैं। आपकी जेब से जो जो निकलेगा एक्विजिशन के टाइम पे वो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। तो ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हर क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट तो इसी चीज पे बनता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। इतने शेयर है, इस रेट पे है, ये ब्रोकरेज है, ये स्टैंप है, ये एसटीटी, टोटल मारो। और इसकी एक एंट्री फिर पास करेंगे हम इसकी एक एंट्री पास करेंगे
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट टू बैंक, और नरेशन में लिख देते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। अच्छा, और पता है इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है? जब हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसको सीखना आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ये फॉर्मेट पे ध्यान दो जो मैं लिख रहा हूं अभी, इस फॉर्मेट में रहना है आपने। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसका है? शेयर्स का। अभी मैं सारी बात शेयर्स पे करूंगा। इसका जो फर्स्ट कॉलम है हम इसमें लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे नंबर्स, कितने शेयर्स हैं, कितने रह गए। यहां लिखेंगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नंबर, अमाउंट। हम लिखेंगे टू बैंक। ये जो एंट्री है, ये वाली एंट्री मैंने यहां पोस्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू बैंक। यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, कितने शेयर खरीदे हैं, कितने रुपए में खरीदे हैं, और फिर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंस आ जाएगा इसमें। इस तरह से चलता है बेटे। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले परचेज प्राइस, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, कोई भी खर्चा वर्चा, ये कॉस्ट आ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट टू बैंक की हम एंट्री मार देंगे इसके अंदर फटाफट से। सिंपल सा काम है। बिल्डिंग खरीदेंगे, बिल्डिंग टू बैंक, गाड़ी खरीदेंगे, कार टू बैंक, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बस ये डिटेल आपको रिकॉर्ड करके टोटल मारना है। ठीक है जी, खर्चे वर्चे सब लेके चलने हैं, क्वेश्चन बता देगा आपको। फिर मैं आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। ये किस चीज पे है? ये बता रहा है डिस्पोजल की बात। डिस्पोजल का मतलब क्या है? सेल। डिस्पोजल का मतलब क्या है? सेल। हमने जो शेयर खरीदे हैं वो कभी ना कभी तो बेचोगे। आज बेचो, कल बेचो, साल बाद बेचो, 5 साल बाद बेचो, कभी ना कभी तो इन्वेस्टर उनको बेच के अपना पैसा रियलाइज करता ही है, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजल। जब कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करता है उसको बोलते हैं डिस्पोजल। तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। खरीदा, जब हमने खरीदा था, जब हमने इन्वेस्टमेंट बाय किया था तो एंट्री पास की थी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बेच दिया तो बैंक टू रिवर्सल एंट्री। लेकिन इसमें कुछ पंगे हैं। पंगे क्या हैं? यहां पे रिकॉर्ड होगा एनएसपी। एनएसपी ये क्या चीज है? नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस, हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ब्रोकरेज, खरीदने पे भी देनी पड़ती है, बेचने पे भी देनी पड़ती है। मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट 10,000 का बेचा, 1,000 रुपए ब्रोकर ले गया, तो मेरे पल्ले तो 9,000 ही पड़े, तो मैं तो अपनी एंट्री 9,000 से पास करूंगा। तो आपको देखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस क्या है और बेचने के कुछ खर्चे वर्चे तो नहीं है, तो कट कटा के क्या मिला, दैट इज योर एनएसपी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एनएसपी पे। अब मैं बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट शेयर्स का। ठीक है जी, मैंने अकाउंट बनाया शेयर्स का, मैं लिख के बताता हूं आपको। मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो भी शेयर्स का। देखते रहना प्लीज स्क्रीन के ऊपर। नंबर, अमाउंट, नंबर, अमाउंट। मैंने लिखा टू बैंक। मैंने 1,000 शेयर खरीदे थे और मुझे 1,10,000 रुपए के पड़े। मैं अज्यूम कर रहा हूँ फिगर्स, बात तो समझ में आ ही रही है आपको। 1,000 शेयर खरीदे 1,10 के, अब मैंने बेच दिए बाय बैंक। बेचूंगा तो बाय बैंक, मैंने 1,000 के 1,000 बेच दिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई? मैंने बेचे 1,15,000 के। ये मेरा एनएसपी है, कट कटा के 1,15 मिल गया। मैंने एंट्री पास की थी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री मैंने यहां पोस्ट कर दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैंने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट 1,10, मैंने बेची है 1,15 में, 5,000 रुपए आपको फालतू मिल गए, तो ये आपका प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को P&L में भेजो। फिर ये प्रॉफिट यहां क्या कर रहा है? ये है प्रॉफिट ऑन सेल, 5,000 रुपए।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है इन्वेस्टमेंट को जब आप बेचेंगे और बेचने पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो वो जो नफा नुकसान आपको मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो एक तरह से ये दूसरी एंट्री बन गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। पहले हमने सेल की एंट्री मारी 1.15 से और फिर प्रॉफिट की एंट्री मारी 5,000 से। मैं एक बात के लिए आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट को बेचने का प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो आपका एनएसपी आपकी कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, कम होगा तो लॉस। मान लो ये 1,15,000 की जगह मैंने बोला जी 1,09,000 में बेचा है मैंने, तो 1,10 का 1,9 ही मिला है, हम लिख देंगे बाय पी एंड एल 1,000 रुपए। ये लॉस है आपका। तो पेपर में वर्किंग नोट 3 बनेंगे। पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। दूसरा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल। तो आपको ये दोनों, एक और वर्किंग नोट बन सकता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कुछ शेयर बच जाते हैं उनकी वैल्यूएशन करके दिखाते हैं। यहां तो खरीदे और बेच दिए। परचेज, सेल और वैल्यूएशन, ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। आपकी कॉस्ट का और एनएसपी का जो डिफरेंस होगा वो पी एंड एल में जाता है। और नफा नुकसान निकालने के लिए वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक और बात बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने बेचे हैं शेयर 500 और मैंने बेचे हैं ये शेयर्स 60,000 रुपए के। ये मेरा एनएसपी है, कट कटा के ये मिला है। 1,000 खरीदे, 1,000 बेचे, नफा नुकसान निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस कंपेयर होके 2 मिनट में प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने खरीदे तो 1,000 लेकिन बेचे 500। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिस्पोजल। मैंने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, उसका एक हिस्सा बेच दिया। तो यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, उसका एक हिस्सा बेचा है, तो 500 शेयर के हिस्से में कितनी कॉस्ट आती है। भाई आपको नफा नुकसान निकालना है, 500 शेयर 60,000 के बिके, तो नफा नुकसान तो 500 शेयर पे भी हुआ होगा। तो 500 शेयर की जो कॉस्ट है वो आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉस्ट मेरी 1,000 शेयर की है, 500 पे मेरे को एलोकेट करना पड़ेगा। फीफो अलाउड नहीं है, लीफो अलाउड नहीं है। सिर्फ एक मेथड आपको अलाउड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर, वो है वेटेड एवरेज मेथड। अगर आप पार्शियल डिस्पोजल करते हैं और आपको टोटल कॉस्ट को एलोकेट करना है सोल्ड इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा। वेटेड एवरेज मैंडेटरी है, कोई भी और मेथड अलाउड नहीं है। AS2 फीफो का भी समर्थन करता है, वेटेड एवरेज का भी, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फीफो का समर्थन नहीं करता, सिर्फ वेटेड एवरेज का। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि अगर आपने फीफो लगा दिया इसमें, तो इन्वेस्टर प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता है। कभी बोलेगा मैंने ये बेचे, कभी बोलेगा मैंने वो बेचे, झंझट ही खत्म। सारे लॉट इकट्ठे कर लो, सारी कॉस्ट इकट्ठी कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात करेंगे। 1,10,000 रुपए ये मेरी टोटल कॉस्ट है और ये 1,000 शेयर की है, ये मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है। 500 शेयर के हिस्से में कितनी आएगी, एलोकेट कर दो, 55,000 रुपए। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो मेरे को 55 के मिले हैं 60, 55,000 के मिले हैं 60, तो मैं लिखूंगा टू पी एंड एल। 60,000 मिले हैं, 55,000 मेरी कॉस्ट है, तो मैं तो 5,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब लगा दूंगा टोटल 1,000, 1,15,000, 1,000, 1,15,000 बाय बैलेंस CD। 500 शेयर मेरे पास है अभी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 55,000 बैलेंसिंग फिगर। 1,000 में से 500 बेच दिए, 55,000 के 500 पड़े हैं 55,000 के। वेटेड एवरेज लगाना है बेटे आप। ये प्रेजेंटेशन है, ये कैलकुलेशन है। खरीदेंगे तो टू बैंक,
बेचेंगे तो बाय बैंक, सारे बेचेंगे तो नफा नुकसान सिंपल है, हिस्सा बेचेंगे तो वेटेड एवरेज से कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर नफा नुकसान निकालेंगे, बाकी बैलेंस। अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यूएशन क्यों नहीं किया आपने, ये जो 500 शेयर बच गए, क्वेश्चन ने बताया नहीं कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, हम शॉर्ट टर्म मानेंगे, इसकी वैल्यूएशन। अरे वैल्यूएशन करने के लिए मार्केट प्राइस भी तो होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू पर शेयर बैलेंस शीट डेट का होगा तभी तो वैल्यूएशन कर पाओगे। मैं तो वैल्यूएशन करने से मना कर ही नहीं रहा, पर मार्केट प्राइस के एब्सेंस में नहीं कर पा रहा, तो दो वर्किंग नोट बनेंगे, एक खरीदने का एक बेचने का। मार्केट प्राइस बता देगा जी 31 मार्च को ये रेट चल रहा है, मैं वैल्यूएशन भी करके दिखा देता हूँ। ये चीज है बेटे, तुम्हें ये सारा खेल है। ये देखो जब क्वेश्चंस करोगे पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 है सेल का। इट मे बी पॉसिबल दैट द एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय द इन्वेस्टर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल विल बी कंप्यूटेड, नफा नुकसान निकालो और उसे P&L में भेजो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जर्नल एंट्रीज भी दिखा रखी हैं आपको, लो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। पहले हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट NSP पे, कट कटा के जो आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल कर देंगे, P&L में भेज देंगे। अगर लॉस का केस है तो भी पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, फिर हम लिख देंगे लॉस टू इन्वेस्टमेंट, या तो टू P&L लिखेंगे या बाय P&L लिखेंगे। अभी बता के आया हूं। एक स्पेशल केस है सेल का, कौन सा केस है, इन केस अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड इंस्टेड ऑफ फुल डिस्पोजल, पूरा नहीं बेचा, उसका एक पोर्शन पार्शियल बेचा आपने, तो आपको वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा, और वेटेड एवरेज मैंडेटरी है, इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट लेनी है, टोटल यूनिट्स लेने हैं, सोल्ड यूनिट्स पे एलोकेट कर दो। 1000 यूनिट थे मेरे पास, 500 बेच दिए तो 500 पे एलोकेशन आ जाएगा, फिर नफा नुकसान आ जाएगा। ये देखो, एज पर द रूल्स सिलेक्शन ऑफ फीफो लीफो और एनी अदर मेथड इज नॉट अलाउड, कोई मेथड अलाउड नहीं, सिर्फ वेटेड एवरेज। तो मैंने आपको 6 कॉन्सेप्ट बता दिए, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बताया, उसका क्लासिफिकेशन बताया, सब कैटेगरीज बताई, वैल्यूएशन करा दी, कॉस्ट बता दी, सेल बता दिया, सेल का नफा नुकसान बता दिया, बातों बातों में फॉर्मेट भी दिखा गया आपको। अब मुझे 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्लास बुक आपके पास है, बस चेक करते चलो कि सर क्या लिख रहे हैं, क्या कैलकुलेशन सही चल रही है। मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, आप पेंसिल ले लो, टिक मारते जाओ। फास्ट ट्रैक को बेटे फास्ट ट्रैक तो बनाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आपका टाइम कैसे बचेगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, आप क्लास बुक से चेक करते जाना, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन नंबर 14 में जा रहा हूं, ये रहा जी 14, कहाँ है 14, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है 14, बेसिक क्वेश्चन कह रहा है जी। सबसे पहले ए लिमिटेड परचेजेस 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स, पैसा लगाने वाला कौन है, ए, इन्वेस्टर है ए, एक्स के शेयर खरीदे हैं, तो इन्वेस्टर ढूंढो पहले कौन है, ए, तो इन दी बुक्स ऑफ ए कितने शेयर है, 1000, किस रेट पे खरीदे, 80 रुपए पे, 8 लाख के हो गए। ब्रोकरेज है 1.5%, 8 लाख का 1.5%, 12,000 की ब्रोकरेज हो गई, और स्टैम्प ड्यूटी है 8,000, 15 दिसंबर को खरीदे हैं, 15 दिसंबर को 8 लाख, 8 लाख 12,000, 8 लाख 20,000, तो 15 दिसंबर को 10,000 शेयर खरीदे हमने 8 लाख 20,000 के। अभी वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा आपको। कंपनी परचेजेस अनदर 15,000 शेयर्स ऑफ एक्स, 15,000 शेयर और खरीदे हैं 96 रुपए के हिसाब से, 15,000 इंटू 96, 100 के हिसाब से 15 लाख, 4 रुपए के हिसाब से 1440, ब्रोकरेज 1.5%, 21,600, स्टैंप ड्यूटी 14,400। हम इसकी वर्किंग बना लेंगे, कब खरीदे हैं, ये खरीदे हैं 25 दिसंबर को, लो जी 25 दिसंबर को, डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। 15,000 शेयर खरीदे हैं 14,76,000 रुपए के, तो अब मेरे पास कितने शेयर हो गए हैं, 25, और ये हो गया 2296। मैं अभी वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा आपको, 2 मिनट का काम है। फिर आगे क्या किया इसने, चेक करने दो मुझे,
आगे क्वेश्चन कहता है जी, इट सोल्ड, बेच दिया इसने 12,000 शेयर्स को 105 के हिसाब से। मेरे पास तो 25,000 है, 25 में से 12 बिक गए, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस में, अच्छा 12 बिक गए, 13 रह जाएंगे। क्या रेट है? 105, 1.5% ब्रोकरेज कट के मिलेंगे। 15 फरवरी को बेचे, तो वेटेड एवरेज के हिसाब से 15 फरवरी को एलोकेशन कर देते हैं। कहते जी आप हमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का बैलेंस बताओ, अकाउंट में क्या है, प्रॉफिट और लॉस बताओ, अभी लो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मेट समझाने के अंदाज से। हम सबसे पहले लिखेंगे, आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चेक करते रहो कि मैं ठीक लिख रहा हूं। इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ये इन्वेस्टर है मेरा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स के शेयर खरीदे हैं मैंने, ये मेरा फॉर्मेट है, ये मेरा फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर्स, नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर, नंबर, अमाउंट, ठीक है जी। अब मैंने शेयर खरीदे सबसे पहले 15 दिसंबर को, मैं लिखूंगा टू बैंक, इसके नीचे लिखूंगा वर्किंग नोट 1। फिर मैं लिखूंगा जी 25 दिसंबर को, फिर लिखूंगा टू बैंक, मैंने फिर खरीदे हैं, इसके नीचे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि मैं इकट्ठा वर्किंग नोट बनाऊंगा अभी। फिर मैं लिखूंगा जी 15 फरवरी 2000 को बाय बैंक, मैंने बेचे हैं 12,000 शेयर, और ये लिखूंगा जी वर्किंग नोट नंबर 2। नफा नुकसान तो निकालना ही पड़ेगा, आओ मेरे साथ। अब इसके अंदर नीचे पेज वेज खाली छोड़ दो, क्योंकि 31 मार्च 2000 को हम बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस सीडी 13,000 शेयर्स का, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। मैं इसकी वैल्यूएशन कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च का मार्केट प्राइस नहीं है, तो मैं नोट लिख दूंगा कि 31 मार्च का मार्केट प्राइस नहीं है, इसलिए मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाया, नहीं तो मैं वैल्यूएशन कर देता, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो वर्किंग नोट 2 ही बनने हैं। तो ये बन गया फॉर्मेट, ये टोटल वोटल लगा के ये छोड़ दो, बाद में देखेंगे। आओ वर्किंग नोट में, ये हमारा पहला वर्किंग नोट है, सिर्फ देखते चलो कि मैं ठीक कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो ही रही है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तो कॉलम बनेगा इसमें 15 दिसंबर का, और एक कॉलम बनेगा इसमें 25 दिसंबर का। मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 शेयर 80 रुपए के हिसाब से, 15,000 शेयर 96 के हिसाब से, ये बनते हैं 8 लाख के, और ये बनते हैं 1440 के बनेंगे, 14,40,000 रुपए के। हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1.5%, 12,000, 21,600। फिर मैं ऐड करूंगा स्टैंप ड्यूटी, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी 8,000 है, और यहाँ पे है 14,400। ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 8,20,000। ये 10,000 शेयर्स की है, और ये आ गई 14,76,000। इस इंफॉर्मेशन को उठा के मैं अकाउंट में ले जाऊंगा, यहाँ पे ये 8,20 है, ये नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, ये 8,20 है, टू बैंक, ये 15,000 है, और ये 14,76,000। अब आते हैं सेल वाले वर्किंग नोट पे। मैंने 12,000 शेयर बेच दिए हैं, मैं सेकेंड वर्किंग नोट में आ गया, ये मेरा सेकेंड वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस, 12,000 शेयर 105 के हिसाब से आपने बेचा है, तो ये 12,60,000 बनता है। अच्छा जी, ब्रोकरेज बताओ। ब्रोकरेज बेचने पे भी लगती है, खरीदने पे भी लगती है। खरीदने पे लगेगी तो कॉस्ट में जुड़ जाती है, बेचने में लगेगी तो कट के पैसे मिलते हैं। 1.5% ब्रोकरेज आपको खर्च करनी पड़ेगी, तो 18,900।
ठीक है ना। हाँ जी, कट कटा के क्या मिलेगा, ब्रोकर ने अपने पैसे काट के आपको पकड़ाए हैं 12,41,100 रुपए, ये आपका एनएसपी है। लेकिन अब आपको इसका कंपैरिजन कराना है कॉस्ट के साथ, कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन। कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज क्या कहता है, टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट्स, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था। 8,20,000 मेरी पहली कॉस्ट है, 14,76,000 मेरी दूसरी कॉस्ट है, ये बन गई मेरी टोटल कॉस्ट। मैंने खरीदे थे 10,000 शेयर, फिर खरीदे हैं 15,000 शेयर, टोटल बन गए 25। सारी कॉस्ट इकट्ठी कर लो, सारे शेयर इकट्ठे कर लो, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इसका डेबिट भी इकट्ठा कर लो, इसका क्रेडिट भी इकट्ठा कर लो। डेबिट का टोटल कितना है 22,96, शेयर का 25। तो हम इक्वेशन बना रहे हैं कि 22,96,000 अगर 25,000 शेयर की कॉस्ट है तो 12,000 के हिस्से में कितनी आएगी। तो इसके हिस्से में आएगी 11,02,080 रुपए। तो प्रॉफिट बताओ कितना आया, क्योंकि कॉस्ट मुझे कम नजर आ रही है, 12,41,100, 139,020। तो ये प्रॉफिट आ गया। तो पहली एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये एनएसपी है 12,41,100 का, मैं इसको यहां ले जाऊंगा 12,41,100 वर्किंग नोट 2 में। अब मुझे प्रॉफिट आया है तो मैं 15 फरवरी को एक एंट्री लिखूंगा 2P&L, ब्रैकेट में लिखूंगा प्रॉफिट, और वर्किंग नोट नंबर 2 में इसकी वर्किंग दिखाई है मैंने, 1,39,020 रुपए प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है जी, यहां लिखा हमने सेलिंग प्राइस, अब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट को P&L में भेजो। जब यहां पे एनएसपी लिखेंगे और प्रॉफिट को P&L में भेजेंगे, अपने आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट पे आ जाएगा। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट निकाल के P&L में भेज दिया आपने। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस पे बना रहे हैं, कॉस्ट पे बना रहे हैं। बस करना क्या है, टोटल लगाओ, 22,96,000 प्लस 139,200, ये आएगा टोटल। टोटल शेयर है 25,000, 24, 35, 020, ये बन गया जी 25,000, 24, 35, 020, माइनस करेंगे 12,41,100, तो ये आ जाएगा 11,93,920। और पेपर में एक नोट लिखेंगे कि मैं इसकी वैल्यूएशन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास मार्केट प्राइस नहीं है बैलेंस शीट डेट का, नहीं तो एक वर्किंग नोट बनाते, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट लिखते, ये जो आई है ये कॉस्ट ही तो है बैलेंसिंग फिगर, इसका मार्केट प्राइस से कंपैरिजन कराते फिर वैल्यूएशन दिखाते, वो नहीं हो सकता। ये देखो ना आंसर, ये रहा ये आंसर, आपने चेक कर लिया होगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा था आप टिक मार रहे होगे कि हाँ सर सही लिख रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन जी, पहला वर्किंग नोट, दूसरा वर्किंग नोट, हो गया काम। ये देखो नोट लिखा हुआ है साफ साफ, इन द गिवन क्वेश्चन वी कैन नॉट शो द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज बैलेंस शीट डेट मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। मुझे बताओ फॉर्मेट में कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, आसान चैप्टर है बेटे। फिर 18वां क्वेश्चन कराया हुआ है ये 2 मार्क्स का है, अभी देख लेते हैं, आओ 18वें क्वेश्चन में क्या है, 18th क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चे। माई लिमिटेड हैड एक्वायर्ड 200 शेयर्स ऑफ YZ105119, 200 शेयर खरीदे 105 के हिसाब से, तो ये 21,000 रुपए के बनते हैं, 200 इंटू 105, ठीक है, ये परचेज प्राइस हो गया। 200 रुपए खर्च किए हैं, ब्रोकरेज स्टैंप ड्यूटी STT, लो जी खर्चे वर्चे भी दे दिए 200 रुपए, तो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनती है 21,200, कोई खास बात नहीं है। तो 31 मार्च आ गई, शेयर ऑफ YZ वर ट्रेडेड एट 110 पर शेयर, अब आपसे वैल्यूएशन मांग रहा है, ये तो कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 200 शेयर है, 110 का प्राइस है, तो 22,000 रुपए हो गया। विच एवर इज लोअर, 21,200। अब मुझे बताओ 200 शेयर आपके पास है, 110 का प्राइस है, मार्केट वैल्यू 22,000 है, खरीदा 21,200 में है,
कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर 21,200। अब आपसे बोले कि बताओ क्या वैल्यू आएगी बैलेंस शीट के लिए, तो आपसे वैल्यूएशन मांग रहा है। तो इनडायरेक्टली आपको एक वर्किंग नोट बनाने को सीखने को मिल गया कि वैल्यूएशन कैसे दिखाते हैं। तो पहले कॉस्ट लिखेंगे, फिर एमवी लिखेंगे, फिर विच एवर इज लोअर लिखेंगे और लिख देंगे देयर इज नो वैल्यूएशन लॉस बिकॉज मार्केट वैल्यू इज हायर, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। ये देखो ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। प्रेजेंटेशन देखो आप क्या लिखवाया मैंने, पहले एएस की रूलिंग लिखवाई। एज पर द रूल्स ऑफ एएस 13 वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एट बैलेंस शीट डेट शुड बी मेड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर इन द गिवन केस वी कैन कंसिडर फॉलोइंग कैलकुलेशन। पहले कॉस्ट निकाल ली, फिर मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर 21,200। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। कंक्लूजन भी लिखा हमने। In the given question, market value is higher than the cost of investment, due to which investment shall be disclosed at cost in balance sheet. No decline in investment, कुछ है ही नहीं। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। अब 19 में क्या कर, आओ, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, रोज लिमिटेड had made an investment of 5 crore in the equity share of NOS on 10th of January। 5 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, रियलाइजेबल वैल्यू इसकी जो है वो रह गई 2 करोड़। कर लो बात, 5 करोड़ लगाए, 2 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, तो 3 करोड़ का फटका लग गया आपको। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 200 लाख पे वैल्यूएशन होगी, 300 लाख आपका लॉस है। डाल दो फिर एंट्रियां, इसमें तो नुकसान आ गया। रोज लिमिटेड फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस रिडक्शन इन दी। कहता बताओ जी रिडक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे। ध्यान से देखना, वैल्यूएशन नहीं मांग रहा, यहां तो वैल्यू मांग रहा था, यहां पे पूछ रहा है कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। मतलब रिडक्शन को तो एक्सेप्ट कर ही गया, आपसे रिकॉग्निशन पूछ रहे हैं, तो 2 एंट्रियां डाल दो। वैल्यूएशन मांगेगा तो नोट बना दो, रिकॉग्निशन मांगेगा कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो एंट्री डालनी पड़ेगी। तो 3 करोड़ का फटका लगा आपको, ये लो। वैल्यूएशन लॉस टू इन्वेस्टमेंट, P&L टू वैल्यूएशन लॉस, 3 करोड़ का फटका लग गया आपको। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। In the given case, there is a decline of 3 crore in the value of investment. It should be transferred to profit and loss account. This और नजर मार लेना। मैंने आपको बात सारी समझा दी है। आज मैंने जितना काम आपको कराना था करा दिया सर, बेसिक पार्ट समझाया। थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा मेन मकसद है सब कुछ कराना, लेकिन आपका लिखने में टाइम बचाना, बस इतना मकसद है। अब आप हैंड रिटन नोट्स आपके पास है, नजर मार लेना फटाफट से बेटे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। फास्ट ट्रैक बैच का ऑब्जेक्टिव है कम से कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।